हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2023 के लिए टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं। और ये टेस्ट सीरीज़ जो है कि ध्येय आईएएस जो है उसकी टेस्ट सीरीज़ है और इसके पहले 7 क्लास हो चुकी है और सभी में डिटेल से क्वेश्चन को एनालाइज किया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर एक यूपी पीसीएस के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है, यानी जो राज्य विधानमंडल के निर्वाचन होते हैं उसके सिद्धांत में क्या क्या सम्मिलित हैं। तो यह वयस्क मताधिकार पर होंगे। और दूसरा ऑप्शन दिया है कि प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। और दूसरा दिया है जात धर्म प्रजाति लिंग आदि के निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। और राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें ताकि आप लोगों को पता चले कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो पा रहे हैं। तो इसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होंगे, ये कथन सही है। और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी, यानी एक ही निर्वाचक सूची होगी, तो ये भी कथन सही हो जाएगा। और धर्म प्रजाति लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा, यानी कि किसी को भी किसी धर्म के आधार पर या प्रजाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी उससे वंचित नहीं किया जाएगा कि उसका धर्म या जाति या लिंग कोई अलग हो। तो ये भी कथन सही हो जाएगा। और राजनीतिक दलों को स्वयं अपने मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी, ये भी कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है, यानी संविधान में जो दिया गया अनुच्छेद 371 जे, इसके अंतर्गत किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है भारतीय संविधान में। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है नागालैंड, महाराष्ट्र, गुजरात, हैदराबाद, कर्नाटक और लद्दाख। तो जो 371 जे है इसमें जो है कि हैदराबाद और कर्नाटक को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। और ये संविधान संशोधन कौन सा था, तो 98वां संविधान संशोधन के तहत विशेष स्थिति प्रदान की गई है, जो 2002 में पारित हुआ था, 2012 में 98वां संविधान संशोधन। और भाग चार क में जोड़ा गया था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है, यानी कि इसमें से पूछा गया है कि किस एक की परिस्थिति, यानी कौन सा एक तीन अलग से है, मतलब तीनों से अलग है। तो उसमें से एक कोई होगा, पिछड़ी जाति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और निर्वाचन आयोग। तो इसमें से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक अलग संस्था है, क्योंकि ये संविधानेतर संस्था है, संविधानेतर संस्था है, यानी संविधान से इतर जाके एक जो है कि इसका स्थापना किया गया है। बाकी जो है कि अगर देखा जाए तो बाकी ये जो तीनों संस्थाएं हैं इनका संविधान में अनुच्छेद में वर्णित है। जैसे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अनुच्छेद किसमें है, तो ये दिया गया है 338 ख में। और वित्त आयोग का किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद इसका 280 में संविधान में वर्णन है। और निर्वाचन आयोग का 324 में, अनुच्छेद 324 में। तो ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है कि संविधानेतर संस्था है एक, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। और दूसरा कारण क्या दिया है कि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापना की बात कही गई है, तो ये जो है कि अभिकथन सही हो जाएगा। और संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की संस्तुति नहीं कर सकता, तो ये कारण गलत हो जाएगा। क्योंकि जो संघीय वित्त आयोग होता है वो जो राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग
राज्य वित्त आयोग का आर्टिकल किस में दिया है, तो 243 आई में। तो ये जो राज्य वित्त आयोग है ये सिफारिश करता है पंचायतों को वित्त मुहैया कराने के लिए, यानी पैसे के लिए। तो सिफारिश करता है पंचायतों को कि संसाधन उपलब्ध कराया जाए पंचायतों को, ये राज्य वित्त आयोग सिफारिश करता है। तो इस पर संघीय वित्त आयोग विचार करता है, यानी कि जो संघीय वित्त आयोग है पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति कर सकता है केंद्र सरकार से। तो ये कथन कारण जो है कि सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कि संस्तुति नहीं कर सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही, आर गलत है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो। यानी जब आपातकाल की घोषणा करी जाती है तो उसमें दिया गया कि कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। युद्ध के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण, सशस्त्र विद्रोह के कारण, आंतरिक उपद्रव के कारण। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग खुद से भी आंसर करते रहें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, युद्ध के कारण हो सकता है आपातकाल की घोषणा, और विदेशी आक्रमण के कारण भी आपातकाल की घोषणा हो सकती है, और सशस्त्र विद्रोह के कारण भी हो सकती है, लेकिन आंतरिक उपद्रव के कारण नहीं हो सकती। तो यहाँ पर 1, 2, 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल 1, 2, 3 सही है, बाकी का चौथा ऑप्शन नहीं है। जो सशस्त्र आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह के दिया है, तो इसका जो है कि 1978 में एक संविधान संशोधन किया गया था, 44वां संविधान संशोधन। यहाँ पर जो क्या किया गया कि आंतरिक अशांति को जो है कि सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। सशस्त्र विद्रोह यानी कि अब सशस्त्र विद्रोह के कारण होगा, आंतरिक अशांति या उपद्रव के कारण नहीं होगा। तो ये जो है कि 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया था, और जो है कि 352 के अंतर्गत बाकी ये सभी जो तीनों हैं इनके कारण आपातकाल लगाया। जैसे कि पता होगा कि आपातकाल कुल 3 प्रकार के होते हैं। तो ये एक राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा 352 के तहत, और एक होता है दूसरा 356 के तहत राज्य आपातकाल। जैसे किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो वहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है, या केंद्र सरकार जो है कि राज्य सरकार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है। और एक तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की जो विवेचना की गई है वो किस अनुच्छेद में की गई है। यानी केंद्र और राज्य के मध्य जो आर्थिक संबंध है वो किस अनुच्छेद के तहत है। तो ये दिया गया है 268 से 281 के तहत। यानी जो 268 से 81 के तहत किया गया है आर्थिक संबंधों का, और ये भाग किस में है, अगर भाग देखा जाए तो भाग 12 में केंद्र और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। तो वह कौन सा जो है कि उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। तो परामर्श संबंधी अधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का अधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो परामर्श संबंधी अधिकार है ये उच्च न्यायालय को नहीं प्राप्त है, ये केवल सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। आर्टिकल कितना दिया है, आर्टिकल 143 में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ही केंद्र सरकार को परामर्श दे सकती है, या राष्ट्रपति को, जो राष्ट्रपति अगर सलाह मांगता है तो उसको परामर्श देने का अधिकार जो है कि केवल सुप्रीम कोर्ट को है, ये हाई कोर्ट को नहीं है। बाकी जो है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का अधिकार और अपीलीय अधिकार, ये तीनों जो है कि हाई कोर्ट को प्राप्त है। केवल परामर्श संबंधी अधिकार जो है कि हाई कोर्ट को नहीं प्राप्त है। आइए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से अपना उत्तर चुनिए। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि यह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। और तीसरा ऑप्शन दिया है कि उन्हें विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है और उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो आप लोगों को देखना है कि राज्यपाल के बारे में यहाँ पर कथन कहा गया है।
और देखना है कि क्या सही हो जाएगा इसका। तो आइए देख लेते हैं हम लोग राज्यपाल के बारे में क्या दिया है। तो राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पर कि यह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, तो ये जो है कि गलत हो जाएगा। ये विधानमंडल का हिस्सा होता है राज्यपाल। और तीसरा दिया उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कला साहित्य और विज्ञान से कुछ सदस्यों को जैसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वैसे जो है कि राज्यपाल भी मनोनीत करते हैं। और ये कितने करते हैं, तो जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद, उसके 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं कला विज्ञान साहित्य सहकारिता से। और ये जो है कि चौथा ऑप्शन दिया उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, तो जो ये राज्यपाल होते हैं उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर केवल 1 और 3 सही हो जाएगा, बाकी दूसरा और चौथा गलत हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस कानून के अंतर्गत यह विदित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय को संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। यानी वह कौन सा कानून है जिसके तहत यह निर्धारित किया गया है कि जो उच्चतम न्यायालय है कि इसकी संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। उच्चतम न्यायालय कानून 1966 द्वारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 द्वारा, संसद द्वारा बनाए गए विधेयक द्वारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में यह कहा गया है कि जब तक कोई कानून न बनाए संसद, कोई विधि पारित न करे तब तक जो है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय है दोनों का जो है कि भाषा जो क्या होगी वो अंग्रेजी होगी। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और जो कि उच्च न्यायालय की दोनों की कार्यवाही जो है कि अंग्रेजी में होगी जब तक कि संसद कोई अलग से विधि न बना दे। तो इसका जो है कि 348 में अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा डी ऑप्शन। समान फोकस दूरी वाले कांच को दो लेंस जिनमें से एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे को सटा कर रखे जाते हैं तो युग्म व्यवहार होगा। यानी कि एक जो है कि उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे को सटा कर रखा जाएगा तो वह व्यवहार किस तरह करेगा, तो ये कांच की समतल चादर की भांति व्यवहार करेगा। यानी कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक अभिसारी लेंस होता है और इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और एक की ऋणात्मक होती है। तो दोनों को अगर एक साथ रखा जाएगा तो ये समतल लेंस की भांति काम करेगा। तो यही यहाँ पर पूछा गया था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि ध्वनि की गति गैस में ठोस द्रव ठोस की तुलना में अधिक होती है। मैक संख्या ध्वनि की गति की वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं और पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो ध्वनि हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कार्य करता है तो ये कंपन करता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एक होता है अपश्रव्य तो ये 20 हर्ट्ज से कम, और जो श्रव्य होता है ये 20 हर्ट्ज से 20,000 के मध्य होता है, और जो पराश्रव्य होता है ये होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो यहाँ पर पूछा गया कि हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि की गति गैस में द्रव ठोस की तुलना में अधिक होती है, तो ये गलत हो जाता है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होगी, तो ठोस में होगी, उसके बाद जो है कि द्रव में होगी, उसके बाद गैस में होगी।
तो ये वो गलत हो जाएगा। और मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और पराश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1, 3, 4 सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, 1, 3, 4 सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, उपकरण यंत्र दिया है और मापन की गई राशि दिया है। तो अमीटर का क्या हो जाएगा, तो अमीटर का हो जाएगा धारा, और हाइग्रोमीटर का क्या हो जाएगा, तो सापेक्षिक आर्द्रता हो जाएगा, और बैरोमीटर का क्या हो जाएगा, तो दाब हो जाएगा, और स्प्रिंग तुलना का हो जाएगा भार। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 पहले से ही मिल जा रहा है, आप लोग एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हैं कि एक ही अगर मिल जाए तो उसके बाद दूसरे को मिलाने की जरूरत नहीं होगी, इससे टाइम बच जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दिया करें कि आप लोगों के क्वेश्चन कितने सही हो पा रहे हैं। जलवाष्प का परिवर्तन क्या कहलाता है, प्राकृतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और जैविक परिवर्तन। तो जो जलवाष्प होता है उसका जो है कि ये भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में होता क्या है कि पदार्थ की अवस्थाएं तो बदलती हैं, लेकिन उनके गुण और रासायनिक तत्व, जो केमिकल रासायनिक तत्व हैं, रासायनिक तत्व वे नहीं बदलते हैं। यानी कि जलवाष्प जब फिर से जलवाष्प जल जो है का वाष्प में बदल जाता है, फिर उस अगर ठंडा होगा तो फिर वो जल की अवस्था में आ जाएगा, उसके रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, केवल भौतिक अवस्थाएं परिवर्तन होती हैं, तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, यह किसका लोकप्रिय नाम है। जो डॉक्टर होते हैं और कलाकार मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, तो ये किसका जो है कि लोकप्रिय नाम है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको जरूर नोट कर लें। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका प्रयोग ये लोग करते हैं, और ये किसका बना होता है, तो जिप्सम का बना होता है, जिप्सम का। ये भी पूछा गया है कि ये किसका बना होता है, तो ये जिप्सम का बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि लिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो वह उसके बारे में पूछा गया कि एक कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। तो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एक्स, बैक्साइड का एक्स का इसका, और कापर किसका है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। सिनेबार जो दिया है ये पारा का होता है, कापर का नहीं होता है, कापर का होता है क्यूपराइट। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जिंक का कैलामाइन और आयरन का हेमेटाइट, ये इसका एस्क है, तो ये तीनों सही है, बाकी बी ऑप्शन सही नहीं है, कापर का क्यूपराइट होता है, और जो सिनेबार दिया है ये पारा का दिया है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या है। तो वर्मी कल्चर से संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे। तो जो वर्मी कल्चर में वर्म दिया है ये अर्थवर्म यानी केचुआ से है, जो वर्मी कंपोस्ट होता है। वर्मी कंपोस्ट इसमें जो है कि वर्म केचुआ होता है, और केचुआ को ही वर्मी कल्चर में प्रयुक्त किया जाता है, यानी इसी से इस खाद बनाई जाती है। तो इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो नीचे दो कथन दिए गए, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसको जंग कहते हैं। और दूसरा दिया, जंग अर्थात भूरी पाउडर पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। तो जो साधारणतः यह देखा जाता है कि जब लोहा होता है वो खुले वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, तो उस पर भूरे परत की एक परत बन जाती है, भूरे रंग की पाउडर की तरह, तो उसे जंग कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला दिया है कि जो अर्थात जंग भूरी पाउडर टैनिन के जमा होने से बनता है, तो ये गलत हो जाएगा। टैनिन के जमा होने से नहीं बनता है। और ये किसके जमा होने से बनता है, तो ये आयरन ऑक्साइड की परत होती है, आयरन ऑक्साइड की परत होती है, तो ये टैनिन के कारण नहीं होता है। तो बी यहाँ पर कारण गलत हो जाएगा। टैनिन जो है कि ये पौधों से स्रावित होने वाला पदार्थ है, जो टैनिन है पौधों से स्रावित होने वाला पदार्थ है टैनिन। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या सही हो जाएगा, अभिकथन सही है और कारण गलत है, तो ए सही है और आर गलत है।
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं और कारण दिया है कि मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। तो जो मरुस्थलीय पौधे हैं इनका जो है कि जड़ तंत्र काफी लंबा होता है, तो ये कथन सही हो जाएगा। और मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, तो ये गलत हो जाएगा। जो मरुस्थलीय पौधे हैं इनकी जड़ें पानी की खोज में जो है कि बहुत नीचे तक चली जाती हैं, तो यहाँ उच्च तापमान नहीं, पानी की खोज हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए सही है और आर गलत है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो वह कौन सा लवण है जो कि मानव हड्डियों में सबसे अधिक पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो इसका कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा। जो मानव हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको नोट कर लें। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन विटामिन से दिया है और उससे संबंधित रोग दिया है, और आप लोगों को बताना है कि देखिए कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है। तो जो रेटिनाल होता है इससे नेत्र सूख कर लाल हो जाते हैं, नेत्र संबंधी बीमारी हो जाती है, तो ए का 3 हो जाएगा। और टोकोफेराल क्या होता है, तो इससे जो है कि बंधता है, यानी टोकोफेराल जो है कि इसका डी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। और साइनोकोबालामिन ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि ये रक्त की कमी से होता है, रक्त अल्पता होती है, एनीमिया भी कहा जाता है। और पायराडॉक्सिन एक मानसिक व्याधि है, तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो क्लोरोफिल, मैग्नीशियम ये बिल्कुल सही सुमेलित है। और हीमोग्लोबिन जो है कि दिया हुआ है, हीमोग्लोबिन क्या दिया हुआ है, तो इसका दिया है आयरन, आयरन और खाने का नमक सोडियम और कपड़े धोने का जो है कि पोटेशियम। तो हीमोग्लोबिन, आयरन ये भी सही हो जाएगा। तो क्लोरोफिल, मैग्नीशियम भी सही हो जाएगा और खाने का नमक सोडियम भी सही हो जाएगा। और कपड़ा धोने जो कपड़े धोने का सोडा होता है उसे पोटेशियम नहीं कहा जाता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कपड़े धोने का जो होता है उसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट होता है कपड़े धोने का सोडा। और जो एक पूछा जाता है कि खाने का सोडा जो उसका रासायनिक नाम क्या है, खाने का सोडा, तो उसको सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। ये सोडियम कार्बोनेट होता है, वो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मानव मस्तिष्क के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। ये शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है, तो दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, क्योंकि मानव मस्तिष्क के द्वारा ही हृदय की गति को नियंत्रित किया जाता है और शरीर के संतुलन के लिए भी ये जिम्मेदार होता है। जो मानव मस्तिष्क, ये दोनों ही सही हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन दिया है तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव हेतु किसके लिए। जो एंटीजन की डीपीटी दी जाती है, डीपीटी, तो उसमें कौन कौन से रोग होते हैं। तो उसमें यहाँ पर ऑप्शन दिया है रोहिणी, पोलियो, चेचक, पोलियो, रोहिणी, टिटनेस, चेचक, कुकुर खांसी और टिटनेस, और रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटनेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटनेस दिया है। और रोहिणी जिसको डिप्थीरिया भी कहते हैं, डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, काली खांसी और टिटनेस, इन तीनों को बचाव हेतु डीपीटी की वैक्सीन दी जाती है। और ये तीनों जीवाणु जनित रोग हैं।
ये तीनों ही जीवाणु जनित रोग हैं। तो ये डीपीटी की जो वैक्सीन दी जाती है इन्हीं तीनों रोगों के लिए दी जाती है। ये कई बार पूछा गया, तो आप लोग इसको नोट कर लें। निद्रा रोग नामक बीमारी किससे होती है? तो जो ट्रिपोनोसोमा एक नामक कोशिकीय जीव है, तो इसी के द्वारा निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। और इसका वाहक क्या होता है? जो ट्रिपोनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव है, इसका वाहक जो होता है ये एक सीसी मक्खी करके होती है, सीसी मक्खी, यही इसका वाहक है। तो इसके काटने से निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। और इसमें होता क्या है कि यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका, ये भी पूछा गया है कि ये किसको प्रभावित करता है निद्रा रोग, तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें जो है कि नींद नहीं आती है, तो इसका टी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा दिया है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर दिया है अमीर खुसरो एटा, ये बिल्कुल सही है। और मिर्जा गालिब आगरा, तो ये भी सही हो जाएगा। और जोश मलिहाबादी, तो ये भी सही हो जाएगा। जो डी ऑप्शन दिया हुआ है राम प्रसाद बिस्मिल, ये गलत हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल का जो है कि प्रयागराज नहीं था, राम प्रसाद बिस्मिल का जो है कि शाहजहांपुर हो जाएगा। शाहजहांपुर ये इनके जन्म स्थान है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी तीनों ही सुमेलित थे। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका जो है वो किसकी है? यानी जो चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है वो किसकी है? तो ये जो है कि भरतहरी की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग थोड़ा जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट तैयार हो जाएं और आप लोगों के टाइम का भी बचत हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे कम समय में हम लोग। यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करता है कूट की सहायता से प्राप्त करें उत्तर। तो इसमें यूपी के कुछ नाम दिए हुए हैं और ये नाम कब कब परिवर्तित हुआ है उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो उत्तर पश्चिम जो राज था ये कब था? जो उत्तर पश्चिम के नाम से जाना जाता था, तो ये 1836 में। अवध और आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कब बना? ये तो 1877 में बना। और संयुक्त प्रांत कब बना ये? तो संयुक्त प्रांत बना 1937 में और उत्तर प्रदेश बना 1950 में फाइनली जाकर। लास्ट में यह भी उत्तर प्रदेश के नाम से ही है। और जैसा कि पता होगा कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आप लोग नोट कर लें, पूछा गया है एग्जाम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए का 4 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा। तो ए का 4, बी का 3 और सी का जो है कि 2। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश के नगरों में से किसमें एक नगर निगम नहीं है? तो ये यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको भी पढ़ते रहें। तो किसमें जो है कि नगर निगम नहीं है? तो अलीगढ़, बस्ती, मुरादाबाद और सहारनपुर। तो जो बस्ती है उसमें नगर निगम नहीं है। भारत में कुल यूपी में कुल कितने नगर निगम हैं अभी? तो यूपी में कुल 17 नगर निगम है, तो जिसमें जो है कि बस्ती शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1974, 1984, 1978 और 1990। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में लखनऊ में की गई है, लखनऊ में। तो ये दोनों ही पूछा गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में और गाजियाबाद में। तो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो है कि यह कानपुर में है। और इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1982 में। मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो लखनऊ कानपुर में है उसकी स्थापना कब की गई है? तो 1982 में। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? यानी यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्रफल की यानी कि बड़े से छोटे के क्रम में पूछा गया है अवरोही क्रम में। तो वाराणसी, बागपत, संत रविदास नगर, गौतम बुद्ध नगर। संत रविदास नगर, वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, संत रविदास नगर। और लास्ट ऑप्शन दिया है वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, संत रविदास नगर।
तो आप लोग अगर पता होगा कि सबसे छोटा जो जिला कौन सा है, तो ये संत रविदास नगर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे छोटा जिला है। तो अगर इस ऑप्शन को आप लोग पकड़ लेंगे तो समझ पाएंगे कि सबसे छोटा यही है, तो डी ऑप्शन ही होगा, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और संत रविदास नगर, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से और वही क्रम यहाँ पर इन ऑप्शन में यह हो जाएगा। तो वैसे तो सबसे बड़ा जिला कि लखीमपुर खीरी है, सबसे बड़ा जिला है ये, और सबसे छोटा संत रविदास नगर है 2011 की जनगणना के अनुसार। ये पूछा भी गया है एग्जाम में, तो आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2001 से 2011 तक कितनी वृद्धि हुई है। तो अभी जनगणना है 2011 के ही डाटा पूछे जाएंगे, क्योंकि 2021 की जनगणना नहीं हो पाई है कोविड के कारण। तो 11.45%, 12.45%, 13.45% और 14.45%। तो 2001 से 2011 की जनगणना के बीच जो उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर की वृद्धि हुई है वह कितनी हुई है, तो 11.45%। और वर्तमान में जो साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है, तो ये है 67.68%। और 2001 में कितनी थी, 2001 में, तो 2001 में थी 56.27%। तो इस प्रकार देखा जाए तो 11.45% की वृद्धि हुई है साक्षरता दर। और एक पूछा जाता है भारत की साक्षरता दर वर्तमान में कितनी है, ये भी देख लेते हैं। भारत की साक्षरता दर, तो ये 73% है। और जो है कि केरल सबसे अधिक साक्षर है और बिहार जो है कि सबसे कम है। तो ये बहुत सारे डाटा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 दिया है, सूची 2, यहाँ पर कुछ जिले दिए हैं और उनसे संबंधित कुछ ये दिए हैं कि कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सोनभद्र, प्रयागराज, ललितपुर, मिर्जापुर। और नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, तांबा, शीशे वाली बालू और चूने का पत्थर। तो जो सोनभद्र है उसमें क्या पाया जाता है, तो सोनभद्र में चूने का पत्थर, तो A का 4 हो जाएगा। और प्रयागराज में क्या पाया जाता है, तो शीशे वाली बालू। और ललितपुर में तांबा पाया जाता है। और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो अगर इस प्रकार देखा था तो A का 4 हो जाएगा और B का 3 हो जाएगा। A का 4, B का 3 और C का 2 हो जाएगा। तो C का 2 हो जाएगा, यहाँ पर B ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, मिर्जापुर, झांसी और सीतापुर, बाराबंकी। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो जो लाल मिट्टियाँ होती हैं ये मिर्जापुर और झांसी वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग इसको जरूर नोट करें। मिर्जापुर, झांसी और कुछ सोनभद्र में भी पाई जाती है, तो ये नोट कर लें आप लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं, यानी मध्य गंगा नहर से कौन कौन से जनपद लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ पर आगरा, मथुरा, हाथरस और अलीगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा मथुरा, हाथरस और अलीगढ़। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मध्य गंगा नहर है इससे आगरा, मथुरा और हाथरस लाभान्वित होते हैं। और ये कितने किलोमीटर की है, तो कुल 115.4 किलोमीटर की मध्य गंगा नहर है। और ये कहाँ से निकाली गई है, गंगा नदी पर निकाली गई है बिजनौर से। ये भी कई बार पूछा गया है, बिजनौर से निकाली गई है। तो आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो वह कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, तो ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि झेलम नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। झेलम नदी जो है कि जम्मू कश्मीर में इसका उद्गम स्थल है। जम्मू कश्मीर में कहाँ पर, तो जो शेषनाग है, शेषनाग या इसी को बेरीनाग झील से निकलती है जम्मू कश्मीर। और इसकी कुल लंबाई कितनी है,
724 किलोमीटर है। तो ये जो है कि उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, बाकी गंगा जो है कि और यमुना और रामगंगा ये तीनों ही उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। जैसा कि पता होगा कि गंगा नदी सबसे लंबी नदी है उत्तर प्रदेश की, और यमुना इसकी सहायक है जो प्रयागराज में मिलती है, और रामगंगा भी गंगा की ही सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा दिया है। तो अगला क्वेश्चन दिया है नगर और हवाई अड्डा पूछा गया है। यूपी के नगर हैं, उनसे संबंधित हवाई अड्डे पूछे गए हैं। तो लखनऊ का क्या हो जाएगा? लखनऊ का हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये अमौसी है, अमौसी है। और वाराणसी का कौन सा है? तो वाराणसी का बाबतपुर है। और कानपुर का कौन सा है? तो चकेरी, कानपुर का चकेरी है। और आगरा का खेरिया है। तो इस प्रकार सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1। तो दो तो कट जाएंगे, आप लोग ऐसे एग्जाम में भी कर सकते हैं। और सी का 4 हो जाएगा। तो सी का 4 यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है। और जो डी है, डी का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आल्हा महोबा क्षेत्र में, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। रसिया बरसाना क्षेत्र में, ये भी सुमेलित है। और जो कजरी होती है, ये कजरी किस क्षेत्र में होती है? तो जो कजरी है ये मिर्ज़ापुर क्षेत्र में होती है, ये भी सही है। और बिरहा जो है कन्नौज में नहीं होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बिरहा जो है कि ये एक पूर्वी उत्तर प्रदेश की गायन परंपरा है, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार डी ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित नहीं था, तो यही आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? यानी कि जो लखनऊ का सांस्कृतिक घराना है या क्रियाकलाप है, उसमें जो है कि किसने योगदान नहीं दिया था? बिंदा दीन, उस्ताद दूल्हे खां, मेहदी और इलियास खां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो मेहदी हैं ये लखनऊ सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग नहीं लिए थे, जो है कि इनमें इनका कोई योगदान नहीं है। और बिंदा दीन, उस्ताद दूल्हे खां और इलियास खान, इन तीनों ही लोगों का संबंध लखनऊ क्रियाकलापों में योगदान, महत्वपूर्ण योगदान है। और जो बिंदा दीन है ये कई बार पूछा गया है कि ये कत्थक से संबंधित है, लखनऊ घराने के कत्थक से संबंधित है। तो ये जो है कि आप लोग नोट करेंगे कि बिंदा दीन किससे संबंधित है, ये पूछा गया एग्जाम में। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? जहां कृषि और उद्योग दोनों का समान महत्व दिया जाता है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी विद्यमान हो, और जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया की मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, जहां आर्थिक नियोजन और विकास केंद्रों में राज्यों की भागीदारी समान हो। तो जो जहां पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्र विद्यमान हो, तो इनको जो है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसा कि भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग जरूर इसको नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा दिया है। तो पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो सस्टेनेबल पर्यटन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो जो सस्टेनेबल पर्यटन होगा इसमें सांस्कृतिक अखंडता, पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन या पर्यावरण संबंध को पर्यावरण प्रबंध करना है। यानी पर्यटन को बढ़ावा तो देना है, लेकिन उससे पर्यावरण को कोई हानि न हो, यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि सस्टेनेबल पर्यटन क्या होता है कि आप पर्यटन को बढ़ावा दीजिए लेकिन उससे पर्यावरण को कोई क्षति न हो, इसमें और अर्थव्यवस्था का विकास भी हो पर्यटन से, जो है कि तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पट्टेदारी सुधार के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? तो लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा और पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तीनों ही हो जाएगा। जो पट्टेदारी की सुधार की व्यवस्था थी उसमें जो है कि लगान का विनियमन किया गया, अवधि की सुरक्षा की गई और स्वामित्व की घोषणा की गई। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? यानी जो पीडीएस वाला सिस्टम चलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, तो उसमें अगर अनाज की कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है कि
किसानों को आकर्षक कीमत मिले, अनाज के उपयोग को नियंत्रित किया जा सके, इस योजना में निहित उत्पादन को भार को कम किया जा सके, इस योजना का लाभ कमाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके। यानी सरकार सब्सिडी जो है, सब्सिडी को कम करना चाहती है, खाद्य सब्सिडी को कम करना चाहती है, इसलिए उसकी कीमत बढ़ा दे रही है। और इसका जो है कि ये एफसीआई के माध्यम से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, पीडीएस वाला सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एफसीआई के माध्यम से होता है, यही गोदाम के रखरखाव का कार्य करती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन है। यानी जो किसानों को एमएसपी दिया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कुल 23 फसलों के लिए दिया जाता है, जिसमें रबी और खरीफ की फसलें हैं। 23 फसलों के लिए वर्ष में 2 बार दिया जाता है। तो इसमें पूछा गया न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन सा है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, और इनमें से कोई नहीं। तो जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, इसी के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको नोट कर लें कि जो है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा दिया जाता है, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1985 में कृषि लागत एवं मूल्य इसकी स्थापना की गई थी। पहले इसका 1985 में इसका नाम कृषि एवं लागत मूल्य किया गया, और इसके पहले इसका नाम क्या था, तो इसके पहले इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग, कृषि मूल्य आयोग। 1985 में इसका नाम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अब भारत में तेल कीमतों का निर्धारण करता है। तो जो भारत में तेल कीमतों का निर्धारण है वह किसके द्वारा किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय और तेल कंपनियां। तो भारत में तेल कीमतों का निर्धारण अब कौन करता है, तो तेल कंपनियां करती हैं। तेल कंपनियां भारत में अब कीमतों का निर्धारण करती हैं, और ये प्रतिदिन के आधार, दैनिक आधार पर होता है, दैनिक आधार पर। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि दिन प्रतिदिन पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम घटते बढ़ते रहते हैं, तो वही यहाँ पर दिया गया था, तेल कंपनियां खुद निर्धारण करती हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोगों ने इस जो है कि 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगले टेस्ट में हम लोग इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार से 40-50 वीडियो आएंगे, जिसमें 15 से 20 टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग कहीं भी इधर उधर न भटकिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते रहें। थैंक यू।